कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आपकी यहाँ से आर की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी 17 दिसंबर तक। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बीच में गैप तो होगा ही होगा। मतलब गैप का मतलब कि कभी कभी 2-3 दिन क्लासेस नहीं आएंगी आपकी, जैसे दीपावली वगैरह पे नहीं आएंगी का मतलब स्टडी रिगार्डिंग वीडियो नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ तो उसमें भी दिया जाएगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ ही होमवर्क, यानी क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है ये इसके प्रीलिम्स को अगर हमने क्रैक करना है तो कई चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको रिवाइज कैसे किया है। यहाँ आपको उत्तराखंड पढ़ने को नहीं मिलेगी, यानी इन क्लासेस में उत्तराखंड नहीं मिलेगी। ये जो फोल्डर बनाया गया है लगभग एक सेपरेट फोल्डर है जिसमें मैं हर क्षेत्र को टच करने की कोशिश करूंगा जो यूकेपीएससी ने सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इतिहास सारा पढ़ा दूं इसमें या भूगोल सारा पढ़ाऊं, क्योंकि जो चीजें पढ़ा चुका हूं वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो चीज फोल्डर पे है, वीडियोस में है, वो कौन से टॉपिक किस दिन कवर करने हैं वो मैं आपको कल से शुरू कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का 50 नंबर का पोर्शन है, मैथ्स भले ही कम आएगी, अंकगणितीय संक्रियाएं कुछ आएंगी, अर्थमेटिकल जो चीजें हैं, लेकिन ज्यादा आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर में जो क्योंकि एक क्लास आई है अभी तक, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पोर्शन आपका मैथ्स वगैरह और रीजनिंग का भी इंक्लूड करेंगे आने वाली क्लास के बाद। ठीक है, इसके बाद साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर है। करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो आएगी। कंप्यूटर लगभग कराया हुआ है, कंप्यूटर बता दिया जाएगा कि कहां से क्या पढ़ना है और अपने स्तर से क्या पढ़ना है। साइंस का बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि स्वतः ही तैयार करना पड़ेगा साइंस, क्योंकि साइंस से लगभग 7-8 नंबर की आएगी, तो साइंस से आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। और क्योंकि जनरल साइंस है, साफ साफ उसने ये लिखा है कि एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं हम कि इसको इस लेवल की साइंस आनी चाहिए। हमने बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, एक जनरल साइंस होगी वो आप अपने स्तर से। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जो आपका उत्तराखंड का पोर्शन है उस लेवल तक का मैं आपको डेली बताऊंगा कि कहां से कौन सी चीज कवर करनी है। मैथ्स रीजनिंग के अलावा जो कंप्यूटर का और साइंस का पोर्शन है वो आपको हल्का आइडिया दिया जाएगा। ठीक है, कहां किस फोल्डर को कहां से कवर करना है। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। जिसकी सेकंड क्लास है, क्योंकि एक क्लास पहले आ चुकी है, इसको आपने फोल्डर में चेक भी किया होगा, ये दूसरी क्लास इसकी होगी। ठीक है, तो आप भारत को सबसे पहले इसमें हेडिंग लिख लीजिए, भारत में विदेश नीति के सिद्धांत। ठीक है, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विदेश नीति के सिद्धांत। अब देखो, चूंकि टॉपिक के नाम से ही लग रहा है आपको ये सिद्धांत है, तो इससे सामान्यतः अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये क्या होगा, फैक्ट आधारित होगा। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका पॉलिटी से लिंक होता है। और पॉलिटी के अंदर अब देखो, मैंने जैसे आपको दबाव समूह पढ़ाए, दल परिवर्तन कानून बनाए, वो आपको बताया जाएगा कि बच्चों आज ये टॉपिक तैयार करना, तब आप कर पाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ प्रीलियम से निकाल देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते जब तक उस 200 नंबर को दिमाग में न रखो कि हाँ मेंस में हमारा 200 नंबर का। और जो भी पढ़ो, अगर आप किसी टॉपिक को 1 घंटा दे रहे हो तो ऐसे उसको 1 घंटा देना कि आपका मेंस में भी वो चीजें काम आ सके। ठीक है, देखिए अब जो विदेश नीति के सिद्धांत है बच्चों भारत की, पहला है इसका विश्व शांति, यानी भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि भारत विश्व शांति, मतलब जो विश्व है वो शांति के मार्ग पर प्रस्त हो, आतंकवाद वगैरह को मतलब रास्ता न मिले, आतंकवाद वगैरह को प्रश्रय न दिया जाए, तो विश्व शांति। और इसका जो प्रमाण है हमारा संविधान भी कहता है। संविधान के आर्टिकल 51 पढ़ा आपने, 51, जहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक चीज लिखी हुई है कि जो भारत है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए काम करेगा, यानी कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देंगे। इसका सीधा सीधा प्रमाण विश्व शांति का आर्टिकल 51 में भी भारत के संविधान में वर्णन है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 51 इसकी ब्रैकेट में लिख लो, आर्टिकल 51। अब आर्टिकल 51 में क्या है आपको पता है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, नीचे इसके लिखो अंतरराष्ट्रीय शांति, न्यायपूर्ण, यानी पूरा लिखना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इसके अलावा सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध, वो अपने आप में इसके अलावा जो भारत है मध्यस्थता की बात करता है। यानी आर्टिकल 51 के नीचे आप लोग लिखो अंतरराष्ट्रीय शांति व सौहार्दपूर्ण व्यवहार, या एक प्रकार से न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध, कुछ इस तरीके की चीजें हम लोग ने कही है। तो बेसिकली 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इसकी बात कही गई। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बच्चों ये विश्व शांति, मध्यस्थता। भारत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रयोग करना चाहिए, एक मीडिएटर बनना चाहिए। कहीं पे कोई विवाद होता है तो हम मध्यस्थता की भूमिका निभाएं। दो राष्ट्र अगर उलझ रहे हैं तो उनके बीच हम मध्यस्थता करें। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में भी मध्यस्थता की बात कही गई है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो मध्यस्थता, यहीं पे लिखो। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछूं मैंने मध्यस्थता क्यों लिखा है, आप समझ जाएंगे ना कि मध्यस्थता क्यों लिखा है सर ने। तो ये समझ जाना कि मध्यस्थता इसलिए लिख रखा है क्योंकि भारत जो है बच्चों अपने आप में जो मीडिएटर की भूमिका को ज्यादा बेहतर मानता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो बच्चों इसमें भारत की विदेश नीति का तत्व गैर उपनिवेशवाद, गैर उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद ऑब्लिक साम्राज्यवाद। जैसे हम लोग भी क्या थे, उपनिवेशवाद के शिकार थे, यानी ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया, कॉलोनी बनाई और हम ब्रिटिश के उपनिवेश बन के रहे। और वैश्विक स्तर पे 1950 से पहले कई राष्ट्र ऐसे थे जो उपनिवेश या औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अपना क्या कर रहे थे, काम चला रहे थे। ठीक है, तो भारत ने जब स्वतंत्र हुआ अपनी विदेश नीति के सिद्धांत में गैर उपनिवेशवाद यानी नॉन कॉलोनिज्म और इसके अलावा साम्राज्यवाद, इसके खिलाफ लड़ाई की। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो है अपने साम्राज्यवाद का मतलब वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद का प्रयोग न करे, अपनी भूमि या अपने जो भी उसकी नीतियां हैं उसमें दूसरे के लैंड को कैप्चर करना, वहां पे रोल करना, वो अपने अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र को चलाना, इन चीजों का भारत पक्षधर नहीं रहा है। हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र है, उसके इंटरनल जो मैटर है उस पर किसी का इंटरफेयर न हो। इन सब चीजों की बात करते हुए गैर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बच्चों गैर नस्लवाद, यानी नस्ल के आधार पर भारत विभेद नहीं करेगा। ठीक है, कि यार ये काला है, ये गोरा है, ये इस नस्ल का है, ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो गैर नस्लवाद भी भारत ने क्या किया है, बढ़ावा दिया है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता, ये सिर्फ मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो गुट निरपेक्षता, अब जैसे ही मैंने गुट निरपेक्षता लिख दिया, आपको आज टॉपिक क्या तैयार करना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये देखना ही कब हुआ था, 1961 में गुट निरपेक्ष का सम्मेलन कहां हुआ था, गुट निरपेक्ष देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जिसने गुट निरपेक्ष को शुरू किया था, नेहरू जी के साथ कौन थे, मिस्र का कौन था, दो तीन चीज इसमें पढ़ना। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां हुआ था और कब हुआ था, वांडुंग सम्मेलन किस चीज से संबंधित है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में फैक्ट आप लोग आज तैयार करोगे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो धड़ों में बढ़ गया था। एक सोवियत संघ यानी आरएसएस जो यूएसएसआर थे उसके पक्षधर जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव वैश्विक स्तर पर चलाना चाहते थे, दूसरे थे वेस्टर्न कंट्री जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो वैश्विक ये दो महाशक्तियों ने क्या किया, जो छोटे नए स्वतंत्र राष्ट्र बन रहे थे उनको अपनी विचारधारा से प्रभावित करके अपना पक्षधर बनाने की कोशिश की कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाइए या आप समाजवादी अपनाइए, इस तरीके से। तो भारत सहित कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने कहा हम किसी भी प्रकार के गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, हमारे आंतरिक मामले स्वतंत्र होंगे। तो उसी मूवमेंट को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको आज पढ़ना होगा। ठीक है, ये भी भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। अगला लिखो बच्चों भारत की विदेश नीति का सिद्धांत पंचशील, क्या लिखोगे, पंचशील सिद्धांत है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत भारत ने 1954 में अपनाया था और ये जो पंचशील था नेहरू जी यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय पे उनका नाम था चाओ एन लाई, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, चाओ एन लाई लिख लो, चाओ एन लाई, इनके मध्य जो हुआ था ये अपने आप में क्या था बच्चों, पंचशील। ये तिब्बत के मैटर को लेके हुआ था। जैसे तिब्बत का जो मैटर था चाइना और भारत के मध्य, क्योंकि संबंध को लेकर तिब्बत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए पंचशील एक समझौता हुआ था जिसके अंदर 5 बिंदु थे। कोई दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की भूमि को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपसी सौहार्द और संबंध को बेहतर बनाएंगे। इन 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट थे, उसके रिगार्डिंग पंचशील समझौता हुआ था। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है किसके मध्य हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। ध्यान रखना इसमें क्या क्या बात कही गई थी, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, पहला पॉइंट लिख लो आप, क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, यानी कोई उसकी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी रीजन हो, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, वो अखंड है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और उसकी प्रभुसत्ता जो है उसको बनाए रखने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो अनाक्रमण, यानी एक दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, अर्थात अनाक्रमण। ठीक है, पंचशील का पॉइंट है। अगला लिखो आंतरिक मामले पे दखल नहीं, इंटरनल मैटर जो भी होगा उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे उस देश के। ठीक है, इसके अलावा लिखो समानता व परस्पर लाभ, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार
व्यवहार करेंगे और आपसी सहयोग से दोनों ही परस्पर लाभ करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम लिखो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी एक प्रकार से शांतिपूर्ण समझौते के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी भारत का क्या है बच्चों, अपने आप में विदेश नीति का सिद्धांत है। अगला लिखो एफ्रो एशियाई झुकाव। एफ्रो एशियाई झुकाव, इसका क्या मतलब हुआ? भारत जो है बच्चों हमेशा से अपनी विदेश नीति में जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी और जो एशियाई कंट्रीज है उनकी ओर झुकाव अपनाता है, यानी उनके साथ ज्यादा बेहतर भारत क्या करता है, बॉन्डिंग करता है या कोऑर्डिनेशन करता है। तो भारत की विदेश नीति एफ्रो और एशियन कंट्रीज की ओर झुकाव पे आधारित है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का भारत 1949 में सदस्य बना था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रमंडल लिखो, भारत 1949 में सदस्य बना था इसका, भारत 1949 में सदस्य बना था। ठीक है, कॉमनवेल्थ, यानी ये क्या था बच्चों, राष्ट्रमंडल बेसिकली जो ब्रिटिश के अधीन रहे जो राष्ट्र थे वो जब ब्रिटिश से स्वतंत्र हुए तो इन लोगों ने अपने आप में एक संगठन या एक प्रकार से राष्ट्रमंडल को ऑर्गेनाइज किया और उसमें कौन से मेंबर होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंदर रहे होते हैं। तो वो जो ब्रिटिश के अंदर रहते तो भारत भी 1949 में अपने आप में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, ये भी अपने आप में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने 24वें राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता भी की थी 1983 में दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 24वें राष्ट्रमंडल की भारत ने अध्यक्षता की थी। अगला लिखो यूएनओ में सहयोग। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यूएनओ में सहयोग। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, वो कई प्रकार के अभियान चलाता है वैश्विक स्तर में, चाहे आप समावेशी विकास के लिए कहो, चाहे आतंकवाद को मिटाने के लिए कहो, कहीं आप रेस्क्यू का काम कहो, तो उसमें भारत कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भूमिका निभाता है। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यूएनओ में सहयोग। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग। और इसी यूएनओ, क्योंकि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, 1945 में भारत सदस्य, लिखो 1945 में भारत इसका क्या बना था बच्चों, सदस्य बना था यूएनओ का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यूएनओ में भारत की, यूएनओ की जनरल असेंबली में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत यूएनओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखो 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ आम सभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ आम सभा की अध्यक्ष बनी, आम सभा की अध्यक्ष। ठीक है, यूएनओ आम सभा की अध्यक्ष। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बच्चों उसमें कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना आप लोग कि भारत हमेशा से यूएनओ में सहयोग का पक्षधर रहा है। ठीक है, अगला लिखो निःशस्त्रीकरण पर बल, यानी जो शस्त्र हैं उनको समाप्त करने पर भारत बल देता है, अर्थात निःशस्त्रीकरण पर बल भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, निःशस्त्रीकरण पर बल। निःशस्त्रीकरण का मतलब भारत विश्व में अस्त्र और शस्त्र जो है, हथियार जो है, वेपन्स जो हैं उनको समाप्त करने का पक्षधर रहा है। ठीक है, हालांकि भारत ने ये कहा है कि अगर हम शस्त्र या अस्त्र बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पर हम उसको किसी राष्ट्र के खिलाफ अनावश्यक प्रयोग करें। परमाणु का प्रयोग कर रहा है भारत, तो परमाणु एनर्जी के लिए करता है, भारत का ये कहना है। और क्योंकि अब आप जानते हैं विदेश नीति में पड़ोसी को भी देखना होता है, अगर पड़ोसी सही नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को भी ध्यान रखना होगा। तो निःशस्त्रीकरण से संबंधित 1968 में एक समझौता हुआ था बच्चों, एक हस्ताक्षर हुए थे 1968 का जो निःशस्त्रीकरण समझौता था, संधि थी। आप इस पर पॉइंट लिख लो 1968 में निःशस्त्रीकरण संधि। अगर क्वेश्चन पूछता है निःशस्त्रीकरण संधि कब हुई थी, 1968 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर पूछेगा ये संधि लागू कब हुई थी, 1970 में, 1970 में। ठीक है, निःशस्त्रीकरण संधि का मतलब था बच्चों कुछ राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे। अब जब बना लिए थे, जैसे अमेरिका था, रसिया था, चाइना था, फ्रांस था और एक ब्रिटेन था। ठीक है, इन 4-5 कंट्रीज ने क्या कहा कि भाई हमने तो परमाणु हथियार बना लिए हैं। अब इन्होंने एक नई थ्योरी अपनाई, बोला यार वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों का या जो ये है ये नहीं बनाने चाहिए, हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। अब क्योंकि पहले बना लिया था अपना, तो भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिए। भारत ने कहा भाई आपने जो है ऑलरेडी बना लिए हैं, आपने, आपके पास सेफ्टी के लिए हथियार हैं, आप कहीं भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इस पर साइन नहीं करेंगे, ये भेदभावपूर्ण संधि है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, और भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम चलाते रहा भारत, और पोखरण का आपने सुना भी होगा, वहां पे प्रयोग भी किया था भारत ने। तो 1968 में ये संधि हुई थी और 70 में लागू हुई थी। इसी तरीके से एक और संधि है जो CTBT, दोनों पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, CTBT देखना, ये 1996 की, 1996 की। ठीक है, भारत द्वारा दोनों में हस्ताक्षर नहीं, लिखो भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं, भारत द्वारा
हस्ताक्षर नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। भारत कहता है कि नहीं, हम निशस्त्रीकरण को जो है मतलब भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन भारत ये कहता है कि जो ये हथियार वगैरह हैं, जितने भी परमाणु हथियार, ये हम सिर्फ परमाणु से संबंधित जो काम है, एटॉमिक जो हमारी पॉलिसी है वो हमारी एनर्जी से रिगार्डिंग, एनर्जी से संबंधित है। फिर बाकी थोड़ा बहुत हथियार तो आप जानते हैं, सबको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में संबंध में बेसिकली ये सिद्धांत है बच्चों। अब कभी कभी आपसे गुजराल सिद्धांत भी पूछ देता हो कि भारत की विदेश नीति के संबंध में गुजराल सिद्धांत, तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुजराल सिद्धांत है क्या, किस चीज से संबंधित। तो अगला पॉइंट लिखो, आप लोग हेडिंग लिखो गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत, आई के गुजराल, ठीक है। ये जो बच्चों गुजराल सिद्धांत है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ध्यान रखना इसको, विदेश नीति, ठीक है। जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे तो आई के गुजराल जी जो थे उसमें विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने 1996 में एक थ्योरी दी बच्चों, ठीक है। 1996 में एक थ्योरी दी इन्होंने कहा हम वैश्विक जो राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं या पश्चिमी देश हैं, इन पर ज्यादा फोकस करने से बेहतर ये होगा कि हम लोग सबसे पहले अपने पड़ोसी, यानी पड़ोसी फर्स्ट, यानी जो छोटे देश हैं उनको पारस्परिक सहयोग में भी अगर पारस्परिक सहयोग भी करते हैं तो हमारा पहला फोकस ये होना चाहिए कि एक बड़े भाई होने के नाते जो इस छोटे राष्ट्र हैं, दक्षिण एशियाई स्पेशली, जैसे श्रीलंका है, भूटान है, या अपने आप में मालदीव है, बांग्लादेश है, इन छोटे मोटे देशों के साथ हम क्या करें, बड़े भाई होने के नाते सबसे पहले इनको सहयोग करें। भले ही हमारा कोई नुकसान हो, कुछ भी हो, हम अपना मुनाफा न देखते हुए इन छोटे देशों को क्या करें, सहयोग करें। तो गुजराल सिद्धांत का जो था वो विदेश नीति पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है भारत के। तो इसमें क्या कहा गया था बच्चों, अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें दे सकते हैं, यानी अगर उनसे हमें कुछ फायदा नहीं भी हो रहा है तो हम उनको छूट दे सकते हैं अपनी मतलब पॉलिसीज में, ठीक है। अपने पड़ोसियों को एक तरफा रियायत, एक तरफा रियायत, रियायत मतलब छूट, ठीक है, विदेश नीति में। वरना होता है ऐसा क्या, मतलब विदेश नीति तो बार्गेनिंग से संबंधित है कि तू मुझे ये देगा मैं तुझे ऐसा करूंगा, तब होता है। तो इसने ये कहा ऐसा मत करो, क्योंकि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ठीक है। तो अपने जो पड़ोसी हैं उनको एक तरफा रियायत दो, स्पेशली दक्षिण एशिया के देशों में। अब पाकिस्तान वगैरह नहीं, उसके साथ तो ऐसी दुश्मनी थी, चाइना पाकिस्तान वगैरह से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इसने कहा था कि जो दक्षिण एशियाई देश है उनके साथ, पड़ोसियों के साथ हमें सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने होंगे। श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश को इसने बेसिकली रखा और इसने कहा कि पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमने, ठीक है। लिखो पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं। पारस्परिकता मतलब होता है बच्चों दोनों साइड से ऐसा होगा, ये हमें ये देगा तो हम ऐसा देंगे, ऐसा मत सोचो। आप अपने पड़ोसियों को आप एक तरफा रियायत दे सकते हो, पारस्परिकता की अपेक्षा मत करना, ठीक है, की अपेक्षा नहीं। तो आई के गुजराल सिद्धांत का संबंध अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है तो इस सीधे सीधे बता देना भारत की विदेश नीति से संबंधित है। और इसने क्या कहा था, दक्षिण एशियाई देश जो हमारे छोटे भाई के समान है उनको हमें एक तरफा रियायत देनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर पड़ोसी का कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग लिखो बच्चों, विदेश नीति के संबंध में भारत का परमाणु सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एटॉमिक जो पॉलिसी है भारत की वो क्या है, ठीक है। लिखो भारत का परमाणु सिद्धांत, अगला हेडिंग लिखना आपको, भारत का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। जो भारत है बच्चों, इसने जो अपनी एटॉमिक जो सिद्धांत है, एटॉमिक जो पॉलिसी है वो 2003 में इसने अंगीकार किया, यानी इसको स्वीकृत किया, 2003 में अपनाई, ठीक है। 2003 में अंगीकार किया भारत ने, अपनी परमाणु नीति 2003 में अंगीकृत की, ये ध्यान रखना। और इसमें याद रखना, इसने जो परमाणु नीति है इसका पहला ही पॉइंट है कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षण, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्या है, विश्वसनीय, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे आप लोग, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण, ठीक है। इसका मतलब ये समझाता हूं, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षण, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है हम जो भी परमाणु से संबंधित काम करेंगे सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसी को बढ़ावा देंगे जहां हम अपना डिफेंस कर सकें, यानी अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है बच्चों, पहले उपयोग नहीं। भारत ये कहता है कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का
पहले उपयोग नहीं करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। भारत की विदेश नीति का परमाणु नीति का सबसे पहला जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो कहता है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहला प्रयोग करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ किसी ने परमाणु या जैविक हथियारों का प्रयोग कर दिया किसी भी कंडीशन में, इसका जो रिप्लाई होगा बहुत ही डेंस होगा, बहुत ही सघन होगा, बहुत ही भयंकर होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप हमारे वहां अगर 1 यूनिट के बराबर करोगे तो हम 10 यूनिट उसका रिप्लाई देंगे, यानी 10 गुने से अधिक हम आपको मतलब तबाह कर देंगे। भारत की विदेश नीति का ये परमाणु नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन भारत सबसे पहले कहता है कि हम कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, परमाणु हथियारों का यूज नहीं करेंगे, पहले नहीं करेंगे। लेकिन हम पे अगर करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि परमाणु हथियार बच्चों कोई विकल्प नहीं होता, ये तो मानव जाति को, मानव सभ्यता को तबाह कर देगा, ठीक है? वैसे जो नॉर्मल युद्ध होते हैं, जो गोलाबारी हथियार ये नॉर्मल वाले, वो तो अलग चीज है, लेकिन इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर करना बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए भारत कहता है कि हम पहले इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? इसके अलावा परमाणु प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए जो सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व अधिकृत होगा, यानी आपने अगर परमाणु से संबंधित कोई रिप्लाई करना है, परमाणु प्रत्युत्तर जो है, यानी परमाणु हथियारों का अगर किसी ने आपके खिलाफ यूज किया है, तो परमाणु प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए कौन किसको अधिकृत किया आपने? परमाणु प्रत्युत्तर आक्रमण, ठीक है, हेतु केवल आक्रमण हेतु केवल राजनीतिक नेतृत्व क्या होगा? अधिकृत होगा। मतलब कौन कहेगा कि परमाणु अटैक करना है तो राजनीतिक नेतृत्व ही अधिकृत होगा। बेसिकली इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है? एक अपने आप में इन अधिकृत पॉलिसी वो बना रखी है कि कौन क्या करेगा इससे संबंध में। तो पीएम बेसिकली इसमें क्या करते हैं बच्चों? अधिकृत होते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें अधिकृत होगा। अगला ये क्या कहता है? भारत परमाणु मुक्त विश्व की प्रतिबद्धता बार बार दिखाता है, ठीक है? भारत ये कहता है कि हम चाहते हैं कि परमाणु मुक्त विश्व हो, ठीक है? भारत कहता है कि परमाणु मुक्त विश्व हो, वैश्विक स्तर पर जो एटॉमिक हथियार हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा गैर परमाणु देश के खिलाफ हम यूज नहीं करेंगे। एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, हम उसके खिलाफ यूज नहीं करेंगे। तो लिखो गैर परमाणविक देश के खिलाफ यूज नहीं, प्रयोग नहीं, ठीक है? हम ये भारत कहता है कि हम एक काम करेंगे, जो गैर परमाणु देश हम उसके खिलाफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये था आपका भारत का परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन अगर ये पूछा है तो इसको ध्यान रखना कि भारत की पॉलिसी की क्या चीजों से संबंध है। अब देख लेना कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सब चीजें आई, ठीक है? अगला पॉइंट जो है बच्चों लिखो, भारत की मध्य एशिया जोड़ो नीति कब से लागू हुई, ठीक है? 2012 में। पहले भारत ने क्या किया था बच्चों, जो अलग अलग राष्ट्र हैं उन्हीं के क्रम में एक मध्य एशिया, मिडिल एशिया जो है उसके साथ भारत की संबंध जो है 2012 से शुरू होते हैं, ठीक है? देखो भारत की मध्य एशिया नीति, ठीक है, ये 2012 से आई। और मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं लिखो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लिखो क्या क्या लिखो मध्य एशिया में, आप लोग इसके नाम लोग लिखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा लिखो मतलब अपने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इसका तजाकिस्तान, ठीक है? तो पहला क्या लिखा आपने? कजाकिस्तान, सेकंड क्या लिखा आपने? किर्गिस्तान, थर्ड लिख लो इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान, फोर्थ लिखो उज्बेकिस्तान, इसके अलावा लिखो तजाकिस्तान, ठीक है? जो देख लेना वैश्विक स्तर मध्य एशिया के देश कौन कौन से इसके संबंध में नीति 2012 में आई, ठीक है? अगला लिखो भारत की एक्ट ईस्ट नीति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकाल संभाला तो पहली पॉलिसी भारत ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट करो, ठीक है? एक्ट ईस्ट नीति ये 2014 की है, ठीक है? 2014 की है। इससे पहले जो बच्चों था, भारत ने जो एक्ट ईस्ट नीति थी इसका पूर्व रूप था लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है? पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी इसका नाम हुआ करता था बच्चों, जो अपने आप में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, ठीक है? तो लुक ईस्ट नीति 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्हें वो लेके आए थे, ठीक है? 1992 में पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव जी, ठीक है?
अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या था, जो पहले जो पॉलिसी थी, लोकिस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट अपनाया था। उसमें क्या था, जो भारत है, भारत के जो पूर्व देश हैं, जैसे ये इंडिया है, इंडिया से जो पूर्व है, चाहे वो सिंगापुर है या अपने आप में कोरियाई गणराज्य है, जापान है, वियतनाम है, या इसके अलावा जो आसियान का संगठन है, भारत ने कहा था कि भाई कहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के चक्कर में लगे हो यार, आपके ईस्ट में इतनी संभावनाएं हैं आपके संबंध को बेहतर बनाने की, उनकी ओर देखो। ठीक है, तो ये विदेश नीति से संबंधित इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट नीति ले आए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और उन्होंने कहा भाई आपको एक्ट करना है, देखना ही नहीं है, कार्य भी करो। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर कब आई पूछता है तो 2014 में आई। ठीक है, तो ये था आपका विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला लिखना है आपको, अब देखना, अब इसके अंदर होमवर्क में जैसे मैंने कहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन देख जाना, इसके अंदर एक आप क्या देखोगे, बिमस्टेक, इसके बारे में पढ़ोगे आप नेट से। ठीक है, बिमस्टेक, बिमस्टेक जो है इसके बारे में पढ़ोगे, कब बना, सदस्य कौन कौन है, कार्य क्या क्या है। ठीक है, एक ये पढ़ोगे आज बिमस्टेक के बारे में, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, एक पढ़ोगे आप आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान के बारे में पढ़ोगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आज जो आप पढ़ोगे साथ ही साथ, क्योंकि विदेश नीति हम लोग मेकांग गंगा कोऑपरेशन। ठीक है, मेकांग जो अपने आप में म्यांमार वगैरह वाली जो है, मेकांग गंगा कोऑपरेशन। ठीक है, मेकांग गंगा कोऑपरेशन, इनके बारे में आज आपको थोड़ा सा देखना है, कब बना, क्या बना, ये काम करना पड़ेगा बच्चों। काम नहीं करोगे तो अकेले मेरे बस की नहीं है कि मैं इतना सारा सिलेबस इतनी जल्दी कवर करा दूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा बच्चों, जो क्योंकि मैंने पहले कहा है आपसे, एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक करा के नहीं होने वाला, हेडिंग डालो बेरोजगारी। ठीक है, अब देखना बेरोजगारी क्या है बच्चों। अगर आप रोजगार चाहते हैं, अगर आप रोजगार चाहते हैं, यानी एक प्रकार का रोजगार, यानी आप कुशल हैं या जैसी भी हैं, चाहने अगर आप किसी भी प्रकार के रोजगार को करने के इच्छुक है और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बेसिकली हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, फिर कुशल अकुशल वो सब छोड़ दो। इसके अंतर्गत आपको श्रम बल पता है कितना होता है, श्रम बल किस मतलब उसको कहते हैं, एज ग्रुप को 15 साल से 59 वर्ष को, 15 साल से 59 वर्ष तक की जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, श्रम बल बोला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जिस देश की जनसंख्या में श्रम बल अधिक होता है, जब जनसंख्या के अनुपात में, देखो जब जनसंख्या के कुल अनुपात में, के कुल अनुपात में श्रम बल अधिक, श्रम बल अधिक होता है, तो इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, जननांकी लाभांश बोलते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक जो अपने आप में लाभांश होता है, जननांकी लाभांश बोलते हैं। ठीक है, लिखूं, अगर कभी पूछता है कि जननांकी लाभांश क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते कुछ बोलते हैं। ठीक है, या जो भी है, तो जननांकी लाभांश कब होगा, जब आपके यहाँ जो श्रम बल है वो अधिक है। इस एज तक, यानी 15 साल से 59 वर्ष तक के लोगों को श्रम बल बोला जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपके देश की टोटल रेशियो में, चाहे इससे कम वाला बोलो या जो भी बोलो, देखो 59, अब तीन, सपोज देखो 3 कैटेगरी बांट दी हमने, एक हो गया 1 साल से 15 साल, दूसरा हो गया 15 से 59 साल, तीसरा वृद्ध जनसंख्या 59 से प्लस हो गया। अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा ये है तो आप किस कंडीशन में, जननांकी लाभांश। भारत वर्तमान समय में जननांकी लाभांश की फेज में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की है, तो कभी कभी जनसंख्या का ज्यादा होना नुकसानदेह न होकर फायदेमंद हो जाता है अगर आपके वहां जननांकी लाभांश, क्योंकि ये लोग काम करेंगे, ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, इनके पास एनर्जी होती है। क्योंकि 59 से ऊपर तो सिर्फ ये मान के चलो एक प्रकार के वो वृद्ध है ना, वृद्ध वरिष्ठ नागरिक है, आप उन पे आप आर्थिक रूप से देखोगे बहुत ज्यादा उनका यूज फायदा नहीं होता है अर्थव्यवस्था को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई यूज नहीं है इकोनॉमी में, क्योंकि फिर वो देखो घर पे बैठते हैं, काम वगैरह बुढ़ापे में होता नहीं, आप खुद भी जानते हैं। तो श्रम बल जो है अगर ज्यादा है तो आपके वहां जननांकी लाभांश होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, तो अब देखो बच्चों, जननांकी लाभांश हेतु याद रखना हमेशा कुशल विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है, देखो जननांकी लाभांश तो आप समझ गए, देखो जननांकी लाभांश हेतु क्या ध्यान रखना होगा, कुशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देखना होगा। ठीक है, कुशल विकास यानी जो डेवलपमेंट है आपका वो कुशल होना चाहिए, तभी होगा इसका फायदा। वरना आप पता लगा
अलग ही, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो बच्चों, बेरोजगारी के प्रकार लिख लो एक बार सब, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने परसों बताया ना गरीबी 2-3 प्रकार, ऐसा कुछ नहीं आता यार, गरीबी के प्रकार थोड़ा ना पूछता है, वो तो आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिखो बेरोजगारी। बेरोजगारी के अंदर आप प्रकार लिखो, टाइप, ठीक है। 2-3 टाइप की बेरोजगारी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको याद मत करना कि बेरोजगारी कितने टाइप, कई है यार, कई लड़के हैं इसमें, कई प्रकार के बच्चे हैं, बेरोजगारी के टाइप पढ़ देते होंगे। टाइप थोड़ा ना आता है भाई पेपर में, ये आपको तो नॉर्मली पता होना चाहिए कि बेरोजगारी के जो प्रकार हैं किसको हम कैसे समझें, ठीक है। पहला प्रकार आप लोग लिखो बच्चों चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। क्या लिखोगे? चक्रीय बेरोजगारी लिखो। फर्स्ट टाइप की बेरोजगारी कैसे लिखोगे? चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क लिख रहा, चक्रीय बेरोजगारी फर्स्ट लिखना आपको, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ डार्क हो रहा है, ठीक। चक्रीय बेरोजगारी आपको समझ में आ जाएगी। देखो बेसिकली बच्चों, ये जो पूंजीवादी देश हैं, यानी पूंजीवादी देश किसको कहते हैं? जहां पर अपने आप में बच्चों सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, बाजार की शक्तियों पे यानी कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत हावी होता है वहां पे, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने कार्य करने में, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होगा। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः पूंजीवादी देशों में पाई जाती है बच्चों, जनरली कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इंडिया में पाई जाएगी तो ये मत कह देना कि सर इंडिया में, सामान्यतः पूंजीवादी, सामान्यतः पूंजीवादी देश में पाई जाती है, सामान्यतः पूंजीवादी देश में पाई जाती है। कौन सी? चक्रीय बेरोजगारी। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया सर, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, थोड़ा सा इसको और बेहतर बताइए। मैं आपको बता दूं, देखो पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जहां पर बाजार की शक्तियों का अर्थव्यवस्था बहुत प्रभाव होता है, सरकार पीछे होकर देखे रहती है, बस सरकार को कुछ नहीं करना है। आपका कंपटीशन है, ओपन मार्केट है, ठीक है। आप कितना प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपका कैपिटल कितना लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, फायदा मुनाफा खुद झेल खाओ। उन देशों में बेसिकली बच्चों, पूंजीवादी देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। अभी क्या इसका मतलब होता है मैं बताऊं, इसका संबंध मुख्यतः मांगजन्य पक्ष से होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, मुख्यतः मांगजन्य पक्ष से इसका संबंध, पक्ष से संबंध। अब आपको बताते देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में दो चीजें होती है बच्चों, एक होती है सप्लाई चेन, आपूर्ति, अगर आप किसी चीज की आपूर्ति कैसे करते हो, दूसरी होती है बच्चों मांग, डिमांड, ठीक है। आपूर्ति क्या होता है, आपने कुछ भी किया, आप कोई भी चीज है, आप सप्लाई कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा डिमांड, लोगों की डिमांड कितनी है, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, कई देशों में क्या होता है, जैसे मांग बहुत ही अच्छी होती है, कहीं सप्लाई बहुत अच्छी होती है, जो भी होता है। अगर इन देशों में मांग कम होगी, डिमांड कम होगी, यानी लोगों ने चीजों को मांगना कम कर दिया, मांगना कम करेंगे, अब बहुत अच्छी आपूर्ति है, सप्लाई, चाहे आप कुछ भी करो, आपने चलो फोन, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल से ले लेते हैं, देखो मोबाइल का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा, सपोज अमेरिका में हो रहा, बहुत अच्छी सप्लाई है, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतने उनको फोन मिल जा रहे हैं, मतलब शॉर्टेज हो ही नहीं रहा, इतना बढ़िया उन्होंने क्या बना रखा, अपना सप्लाई बना रखा है, ठीक है। यानी उसका प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। क्यों प्रोडक्शन होगा? टेक्नोलॉजी होगी, उसके यहाँ जो मतलब अपने आप में मैन पावर है वो ठीक ठाक होगा, हर चीज सब चीज सही होगा। लेकिन अगर इस मोबाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा 100 यूनिट हो रहा, ठीक है, 100 यूनिट मतलब पर डे हो रहा, लेकिन डिमांड पहले तो ठीक थी, जितना यूनिट हो रहा था उस हिसाब से लोग खरीद भी रहे थे, अचानक से क्या हुआ, लोगों ने डिमांड कम कर दी, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, पैसा ही नहीं रहा, यानी उन्होंने फोन लेना, फोन की जो डिमांड है वो कम होगी। अब डिमांड कम होगी तो आपूर्ति तो पहले की जैसी आपूर्ति से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही आपूर्ति मतलब मांग कम होगी, आपूर्ति ठप हो जाएगी, कहां भेजेंगे मोबाइल, बिक ही नहीं रहा होगा। जब मोबाइल बिकना बंद हो जाएगा तो मोबाइल का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मोबाइल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो काम कर रहे हैं लोग वो क्या करेंगे, निकाल दिए जाएंगे, बोलेंगे क्या करोगे, बिक ही नहीं रहा माल, निकलो भाई अब, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक। तो मुख्यतः मांगजन्य पक्ष से इसका संबंध है, सामान्यतः पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, और इसका जो है, इसका जो समाधान है, खर्च या टैक्स या ब्याज दरों में कटौती करके किया जाता है, ठीक है। समाधान कैसे किया जाएगा, समाधान आप एक्सपेंडिचर कम, खर्च कॉमा टैक्स ना सॉरी ब्याज दर कॉमा टैक्स यानी कर को कम करके, ठीक है, को कम कर देती है सरकार, उसके बाद तब जाके इसका थोड़ा सा क्या होगा, इसका मतलब दरों में कटौती। अब टैक्स दर में कटौती, देखो टैक्स दर में कटौती, दर में कटौती। अब आपको सर इससे क्या फायदा होगा, देखो आपने क्या किया, ब्याज दरों में कटौती कर दी, तो ब्याज दरों में कटौती कर दी तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा ले लेंगे बैंक वगैरह से,
इंटरेस्ट कम पड़ रहा है तो उनकी जेब में पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो फिर वो उसको कहीं भी इन्वेस्ट करें, उससे मुनाफा कमा के चीज़ों को लें। ये सब अमेरिका ने ये काम किए थे जब वहाँ 2008 की मंदी आई थी, ठीक है, तो अमेरिका ने यही किया। तो अगर चक्रीय बेरोजगारी का संबंध पूछता है तो बेसिकली किससे है बच्चों, मांगजन्य पक्ष से है, ठीक है, ये होता है। दूसरा लिखो बच्चों संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, जैसे इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, संरचनात्मक। ये क्या होता है बच्चों, बेसिकली विकासशील देशों में पाया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में पाया जाता है, और इसका बेसिकली संबंध है आपूर्ति पक्ष से संबंधित है। यानी अब इसमें आपूर्ति, ठीक है, देखो आपूर्ति पक्ष से, आपूर्ति पक्ष से संबंध है इसका। अब आपूर्ति पक्ष से मतलब अब आपके यहां मांग तो ठीक ठाक है लेकिन सप्लाई नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही होगी, सप्लाई नहीं हो रही होगी, फिर क्या करोगे आप, कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी। अब आपको के साथ कैसी दिक्कत होती होगी, इसका मतलब जैसे देखो आपूर्ति के लिए आपको कोई चीज अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए रोड बेहतर चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह तभी तो ले जाओगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संस्थाएं, बिजली, पानी, रोड, हाईवे, बंदरगाह, ये सब बेहतर होने चाहिए, ठीक है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जितना भी है। अब जैसे ही, क्योंकि लिख दिया संरचनात्मक बेरोजगारी आपूर्ति पक्ष से संबंधित है, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो रही होगी, सप्लाई कम होगी तो कोई ना कोई इंपैक्ट होगा कि सामान बिक ही नहीं रहा होगा उनका। अब सप्लाई भी कम होगी तो सामान बिकना भी कम हो जाएगा, मार्केट में होगा ही नहीं, डिमांड तो है लोगों की, लाओ लाओ लाओ, है ही नहीं चीजें। अब चीजें है ही नहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से या कोई अदर चीज है जो उसका बहुत साथ दे रही, तो जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, तो चीजें बिक नहीं रही होंगी, बिकेंगी नहीं तो फिर क्या करेंगे, रोजगार तो छीनेगा ही छीनेगा। जाओ भाई हमारा इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, क्या करे तुम्हें रोजगार देके, ठीक है। तो आपूर्ति पक्ष से इसका संबंधित है, भारत जैसे विकासशील देश में इसका पाया जाता है और इसको दूर करना बहुत ज्यादा कठिन भी होता है, ठीक है। देखो भारत जैसे विकासशील देश में यह पाया जाता है, भारत जैसे विकासशील देश में, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में, ठीक है, इसको दूर करना कठिन, लिखो दूर करना कठिन, इस बेरोजगारी को दूर करना कठिन होता है। और दूर भी कैसे होगा, दीर्घकालिक रणनीति अपनानी पड़ती है, दीर्घकालिक रणनीति, ठीक है, दीर्घकालिक रणनीति लिखो, दीर्घकालिक रणनीति से दूर किया जाता है, लिखो दीर्घकालिक रणनीति से दूर किया जा सकता है। जैसे दीर्घकालिक मतलब होता है बच्चों, क्या होगा इसमें, बेसिकली अपने आप में जो निवेश करोगे, समृद्धि पे ध्यान दोगे, बचत करोगे, तब ज्यादा दूर होगा, ठीक है। लिखो निवेश, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ग्रोथ बढ़ानी है, आपको सेविंग करनी है, बचत, तो इन सब चीजों को करने में टाइम लगता है, तो इसी से बेसिकली ये दूर हो सकती है, वरना ये दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। आपूर्ति पक्ष से संबंधित है। तीसरा आपने लिखना है बच्चों मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। थर्ड क्या लिखोगे, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न को बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, वैसे दूसरा इसका नाम क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी लिखो। ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, सीमांत उत्पादकता इसमें शून्य होती है, इसका पहला पॉइंट लिखो। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, अभी बताता हूं क्या होती है, ठीक है। ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें बिना उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ कार्य करता है आदमी, ठीक है। लिखो बिना उत्पादकता या नकारात्मक, नेगेटिव या नकारात्मक उत्पादकता के साथ कार्य के साथ व्यक्ति इसमें कार्य करता है, ठीक है। यानी आप बेसिकली कृषि क्षेत्र में देखो, इसमें से लिखो कृषि क्षेत्र में ये होता है। इसका क्या मतलब बच्चों, देखो आपको वो इंसान कार्य करता हुआ दिखेगा वो काम करते हुए, लेकिन वास्तव में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, आपके किचन में है, किचन में अगर आप 2 लोग खाना बना सकते हैं, एक तीसरा आदमी घूमता है उसमें, वो कभी बर्तन इधर से इधर कर देगा, कभी वो पानी निकालने का बहाना करेगा, कभी खाली वो आटा गूंथ रहा होगा तो वो मैं कर दूंगा, वो दिखेगा आपको किचन में काम करते हुए, वास्तव में उसका काम शून्य। अगर उसको हटा भी दोगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, कई अदर फील्ड में, कोई जैसे एक परिवार है 4 लोगों का, अगर वो किसी जगह पे काम कर रहे हैं, 4 आदमी की फुल कैपेसिटी के साथ 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 5वां आदमी भी उसमें काम करने लग जाता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे सपोज मैंने ये डायग्राम बना लो, देखो ये डायग्राम हो गया, ठीक है। यहां पे आप लोग लिखोगे इस डायग्राम में जो इस साइड है, यहां पे लिखो आप लोग श्रम रोजगार, यानी कितने व्यक्ति हैं, ऊपर लिखो कुल उत्पादकता, यानी ये श्रम रोजगार है, ठीक है, यानी कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, और इसमें लिखो कुल उत्पादकता, ऊपर कुल उत्पादकता, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा,
ऐसा बन जाएगा फ्लैट। देखो पहले इतने यूनिट थे, इतने आदमी थे, दूसरे में उत्पादकता बढ़ी, आदमी भी बढ़े, तीसरे में उत्पादकता बढ़ी, आदमी बढ़े। अब चौथे से देखो उत्पादकता वही है, आदमी वही है। देखो ये फ्लैट लाइन होगी ना, ये वाली लाइन देखो, ये फिर उसके आगे फ्लैट होगी, उत्पादकता वहीं जा रही है, आदमी बढ़ रहे हैं, उत्पादकता वहीं, उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं। ये देखो यही है वो प्रच्छन्न बेरोजगार लोग, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, यही है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो कुल उत्पादकता या सीमांत उत्पादकता इसमें क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर लास्ट लिखो बच्चों मौसमी बेरोजगारी, इसमें क्या होता है, मौसम के स्वभाव, एक ऐसा रोजगार जो मौसम के स्वभाव पर डिपेंड करता है, मौसम की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और वो चीजें बदल गई तो रोजगार भी छिन जाता है लोगों से, ठीक है। तो अगला लिखो लास्ट है मौसमी बेरोजगारी। उसमें इसमें क्या करते हैं, कभी कभी देखो आपने साल भर में उनको किसी फिक्स टाइम पे रोजगार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लोग लिखो मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसमी बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। लिखो अल्पकालिक होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म की होती है अल्पकालिक। और इसमें लिखो मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में, मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसम बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, ठीक है। ये बेसिकली कृषि क्षेत्र में भी दिखती है। देखो मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में, मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसम में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। जैसे कृषि क्षेत्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं, अब मानसून सेशन आया, आपने धान की खेती की, उसके बाद बैठ गए आप। जैसे आपने रबी की फसल बोई, बोने क्या करोगे, जब तक उसको उगेगा ये तब तक क्या करोगे, तो उस दौरान जो बेरोजगारी होती है उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब बेरोजगारी का मापन लिख लो, लास्ट हेडिंग, ठीक है। बेरोजगारी का मापन हम 3 तरीके से करते हैं बच्चों, बेरोजगारी हम 3 तरीके से मापते हैं भारत में, वो कैसे कैसे मापते हैं देखना है, ठीक है। बेरोजगारी का मापन कैसे हम इसको मापते हैं, पहला लिखो आप लोग बच्चों बेरोजगारी का मापन चालू साप्ताहिक परिस्थिति, ठीक है, यानी करंट वीकली स्टेटस बोलते हैं इसको, ठीक है। परिस्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस, CWS बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, चुने गए सप्ताह के 1 घंटे का रोजगार भी नहीं है, हम कोई एक फिक्स हम देखेंगे क्या, वीक पकड़ेंगे और पूरे हफ्ते में उस इंसान का हम देखेंगे कि इस बंदे को उस सप्ताह में 1 घंटे भी रोजगार या मिला या नहीं, ठीक है। लिखो चुने गए सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं, जिस भी सप्ताह को हम लेंगे, सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं, तो ऐसी जो बेरोजगारी होगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे, अपने आप में CWS मेथड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा लिखो चालू दैनिक परिस्थिति, यानी करंट डे, चालू दैनिक परिस्थिति, चालू दैनिक परिस्थिति, ठीक है। परिस्थिति को स्टेटस बोलते हैं, तो इसको लिखो अपने आप में CDS, यानी करंट डे स्टेटस। इसमें क्या करेंगे बच्चों, सप्ताह के सभी दिन देखे जाते हैं, जिस भी सप्ताह को आप पकड़ लो उसके सब दिन देखे जाते हैं। यदि व्यक्ति को सप्ताह के किसी दिन यानी पर्टिकुलर डे में 1 घंटे से अधिक व 4 घंटे से कम रोजगार मिलता है तो उसको बोलेंगे, कम रोजगार मिलता है तो उसको बोलते हैं आधे दिन का रोजगार। यदि 4 घंटे से ज्यादा मिलता है एक दिन में तो उसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार, यानी अपने आप में 1 दिन का रोजगार, ठीक है। इसमें लिखो सप्ताह के सभी दिन देखेंगे, लिखो सप्ताह के सभी दिन देखते हैं, ठीक है। यानी जैसे सोमवार से आपने संडे तक देख लिया, यानी पूरा वीक देख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यदि किसी दिन सप्ताह, उसी सप्ताह के, ठीक है, 1 घंटे से अधिक व 4 घंटे से कम रोजगार मिले, तो इसको बोलते हैं बच्चों आधे दिन का रोजगार। लिखो आधे दिन का रोजगार बोलेंगे, ठीक है इसको। और यदि लिखो यदि 4 घंटे से अधिक, यदि 4 घंटे से अधिक का रोजगार मिले तो उसको बोलेंगे पूरा रोजगार, यानी पूर्ण रोजगार बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे ही हम पूरे हफ्ते के 1-1 दिन को चेक कर लेंगे और देखेंगे कि सप्ताह में कितने दिन ये बेरोजगार रहा, कितने दिन रोजगार रहा, फिर उस आधार पे हम बताएंगे कि भारत में बेरोजगारी का मापन कितना है, ठीक है। चालू दैनिक परिस्थिति। और थर्ड और एंड करो आज की क्लास को। और तीसरा पॉइंट आपने लिखना है बच्चों, वो क्या लिखोगे, सामान्यतः मुख्य एवं सहायक परिस्थिति, सामान्यतः मुख्य एवं
सहायक, सहायक परिस्थिति, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी, अपने आप में स्टेटस देखो, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी अपने आप में क्या होगा, स्टेटस होगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, वर्ष के पूरे दिन का रोजगार हम काउंट करेंगे और बेरोजगार के दिनों की गणना करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रोजगार ज्यादा था या बेरोजगार ज्यादा था, ठीक है, कितने दिन। तो इसका हम बेसिकली शिक्षित व औद्योगिक बेरोजगारी के लिए इसका यूज करते हैं। लिखो शिक्षित ऑब्लिक औद्योगिक बेरोजगारी हेतु इसका प्रयोग, हेतु इसका प्रयोग, ठीक है। शिक्षित व बेरोजगार औद्योगिक बेरोजगारी हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो इसका प्रयोग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, देखना, इसमें बेसिकली क्या होगा, हम देखेंगे वर्ष में वो कितने दिन रोजगार मिला उसको, ठीक है। वर्ष में रोजगार के दिन, वर्ष में रोजगार, फिर वर्ष में बेरोजगार, ऐसे देखते हैं, ठीक है। बेरोजगार, सपोज वो बंदा 182 दिन उसको रोजगार मिला और उसको 181 दिन वो बेरोजगार रहा, तो ओवरऑल क्या हुआ, उसको रोजगार मिला, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। वो बेरोजगार नहीं, उसको रोजगार मिला। इस तरीके से हम काउंट इसको करते हैं। तो बेसिकली बेरोजगारी के मापन के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। आपका जो बेरोजगारी के प्रकार है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वहां से क्वेश्चन आपका उठ सकता है, ठीक। तो ये था आपका ROAR की क्लास 2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने सही तरीके से तैयार कर ली होगी, समझ गए होंगे। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।